Welcome back, everybody. This is our fifth class in JEE Mains previous year question series for chapter Thermal Properties of Matter. Before this, we have completed here four classes in this chapter, and all of those class videos are available on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these type of videos. And name of that playlist is also JEE Mains previous year questions for physics. So you can go to our channel in playlist section and find that playlist. Also, we have started similar series for NEET, so you can also go and check out those videos, previous year videos for NEET also. And if you found this stuff useful, then you can like, share these videos and subscribe to our channel. Your like and share helps us a lot to spread the word and also to grow the channel also. If you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes, and with this QR code, with your donations, we will be able to bring you better quality content with better video resolution in future. So with this, let's start today's video. I think we have completed up to question number 45 or something. Yes. So this was our last question, and today we are going to start with next one. So here let's make slightly thinner pen. Okay. So one end of a thermally insulated rod is kept at a temperature T1 and other end at temperature T2. The rod is composed of two sections L1 and L2, thermal conductivity K1 and K2. तो यहाँ पे इंटरफेस पे हमें टेम्परेचर बताना है. अगेन इंटरफेस पे टेम्परेचर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर लेंगे, जो इंटरफेस का टेम्परेचर है उसको हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडियल सिनेरियो लेते हैं दैट, जिसको हम बोलते हैं इन थर्मल कंडक्टिविटी की फॉर्म में स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट कैलकुलेशन करते हैं. स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो आपका डी क्यू बाई डी टी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, इसको हीट करंट भी बोला जा सकता है, इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है. तो पहले वाले के लिए हमारे पास ये हो जाएगा K1 इंटू एरिया T1 माइनस थीटा डिवाइड बाय L1. तो सेकंड के लिए हो जाएगा K2, एरिया सेम ही है हमारे पास, एंड इट विल बी थीटा माइनस T2 बाय L2. तो अब जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एरिया से एरिया कैंसिल कर सकते हैं, L1 L2 को क्रॉस कर देते हैं. तो इट विल बी L2 K1 T1 minus L2 K1 theta is equal to L1 K2 theta minus L1 K2 T2. थीटा वाली टर्म को एक साइड करते हैं और ये T1 T2 टर्म्स को एक साइड करते हैं. L2 K1 T1 प्लस L1 K2 T2 इज इक्वल टू थीटा कॉमन आ जाएगा, L1 K2 प्लस L2 K1 और यहाँ पे थीटा. सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी L2 K1 T1 प्लस L1 K2 T2 डिवाइडेड बाय L1 K2 प्लस L2 K1. तो अगर कंपेयर करें K1 L2 K1 L2 T1, K1 L2 T1, K2 L1 T2, K2 L1 T2 डिवाइड बाय K1 L2. सो K1 L2, तो ऑप्शन जो हमारा डी है, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे एग्जैक्टली मैच करता है आंसर के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अज्यूमिंग दैट द सन टू बी ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर एट ए टेम्परेचर ऑफ T केल्विन, यहाँ पे T के नहीं है, ये T केल्विन है. इवेल्युएट द टोटल रेडिएंट पावर इंसिडेंट ऑन अर्थ एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सन. और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हिंट भी दिया गया ऑलरेडी, मीन्स ये आर नोड इज द रेडियस एंड सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट.
तो हमें ये पता है अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसका टेम्परेचर T है, अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका टेम्परेचर हमारे पास T केल्विन में, यहाँ पे केल्विन की बात हो रही है, ठीक है, तो जो पावर होगी पर यूनिट, सॉरी नॉट पावर, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम is equal to sigma T raised to power 4, where sigma is Stephen's constant और T is temperature in Kelvin। यहाँ पे हमें ये गिवन है कि उसका अर्थ से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर के इक्वल है। सो सपोज कर देते हैं, वैसे ऑलरेडी मेंशन है दैट रेडियस ऑफ सन इज आर, और यहाँ पे हमें पावर निकालनी है तो एनर्जी बाय पावर ही हमें कैलकुलेट, टाइम पावर होती है, तो एनर्जी बाय टाइम हो जाएगा, एनर्जी बाय टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा पावर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा T4 इंटू एरिया, और ये एरिया किसका होगा, ये सन का एरिया होगा, सो 4πr²। तो ये होगा पावर डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम बाय सन, वो इतनी पावर को डिलीवर कर रहा है। अब जो पावर है, पावर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, मींस अगर हम आपको डायग्रामेटिकली समझाएं तो क्या होगा, सपोज कीजिए ये सन है और ये पावर को एमिट कर रहा है। सन क्या है, ओमनी डायरेक्शनल सोर्स है, तो वो हर डायरेक्शन में पावर एमिट करता है। तो जो इसके पर यूनिट एरिया पावर प्रोड्यूस हो रही है, वो उसका वैल्यू कितनी है, सिग्मा T4 इंटू 4πr²। अब सपोज कीजिए अर्थ यहाँ पे है हमारी, यहाँ पे अर्थ है, और ये हो जाएगा अर्थ का ऐसे स्फेयर, ये आप इसको अर्थ की रेडियस लगा सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो जब तक ये पावर अर्थ तक पहुंचती है, ये इसकी इंटेंसिटी में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, और जो कि कैसे मिलता है हमें, इनवर्स स्क्वायर लॉ से मिलता है, और हमें ये डिस्टेंस भी गिवन है अर्थ और सन का, दैट इज आर। सो जो पावर होती है P इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल पावर, और ये ओरिजिनल पावर यहाँ पे ये है P नोड हमारी जो सन ने एमिट की, और आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और ये r² क्या है, जो दो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, और ये जो एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ से बनता है P इज इक्वल टू P नोड बाय 4πr²। आप ये समझ सकते हैं कि जो पावर एमिट हुई वो 4πr² के स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ से जो पूरी की पूरी ये पावर डेवलप हो रही है, ये कितने, एक स्फेयर में जिसकी रेडियस स्मॉल r है, इस रेडियस के स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जब तक अर्थ तक वो पहुंचती है, जब तक वो अर्थ तक पहुंचती है, तो अर्थ के पास उसका कितना हिस्सा आएगा, अर्थ के पास जो उसका पार्ट आएगा, दैट विल बी, ये पूरे पूरे उसमें डिवाइड हो गई, तो अर्थ के पास जो पार्ट आएगा इट विल बी P नोड बाय 4πr², r क्या है, डिस्टेंस, इनटू पाई टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो आपकी पूरी पावर थी जो सन की तरफ से एमिट हुई, वो 4πr² एरिया में डिवाइड हो गई। अब जब ये पावर अर्थ पे स्ट्राइक करेगी तो अर्थ इसको कैसे दिखाई देगा, अर्थ इसको ऐसे डिस्क दिखाई देगा, और ये डिस्क ऐसी जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, RE, और रेडियस ऑफ अर्थ, तो पूरे 4πr² एरिया में से अर्थ सिर्फ कितना एरिया पे पावर कैप्चर कर पाएगी, ये अर्थ सिर्फ πre² एरिया पे पावर कैप्चर कर पाएगी। सो दैट्स वाई जो आपकी P नोड पावर थी वो 4πr² में एरिया में डिवाइड हुई, और अर्थ के पास ओनली पाई इंटू RE² एरिया है। सो जो अर्थ पावर कैप्चर कर पाएगी दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, P नोड की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, सिग्मा T4 4πr, ये रेडियस ऑफ सन है, इनटू ये रेडियस ऑफ अर्थ है,
और डिवाइड बाय ये बचता है 4 इंटू आर स्क्वायर, और जो स्मॉल आर है ये है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर बचता है सिग्मा T4 आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास 4 नहीं है, और एक्चुअली पाई भी है, यहाँ पे पाई हम भूल गए। सो हियर इट इज, जो ऑप्शन बी है, यहाँ पे इन्होंने आर नोड लिया है अर्थ की रेडियस को, बाकी की सभी टर्में एज इट इज हमारी सेम है। ऊपर भी हमारे पास 2 आर है, नीचे भी आर है, और सिग्मा T4 और पाई है। तो देखिए ऊपर हमारे पास 2 आर है, एक नीचे आर है, और सिग्मा T4 पाई है। सो दिट विल बी, दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस आंसर क्वेश्चन। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। Two rigid boxes containing different gases are placed on a table. Box A contains 1 mole of nitrogen at temperature T node, while box contains 1 mole of helium at 7/3 T node. Two boxes are put in their thermal contact with each other. थर्मल कॉन्टैक्ट है मतलब इनके बीच में गैसेस में सिर्फ हीट एक्सचेंज हो रही है, और बाकी गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा। हीट फ्लोज अंटिल द गैसेस रीच टू द कॉमन फाइनल टेम्परेचर, इग्नोर द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉक्सेस। तो ये बताना है कि फाइनल टेम्परेचर बताना है टी एफ इन टर्म्स ऑफ टी नोड। फाइनल टेम्परेचर हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ टी नोड। तो यहाँ पे हम सिंपल सा प्रोसेस ले सकते हैं कि ये हमारे पास पहला वाला बॉक्स है और ये दूसरा वाला बॉक्स है, इनके बीच में ये थर्मल कॉन्टैक्ट है। पहले वाले बॉक्स में हमारे पास क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, और दूसरे वाले बॉक्स में हमारे पास है 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम। अब जो नाइट्रोजन है इट इज ए डाइएटॉमिक गैस, और जो हीलियम है इट इज ए मोनोएटॉमिक गैस। और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है हम ये आगे बताएंगे आपको यहाँ पे। सो जो फाइनल टेम्परेचर होगा, सपोज कर लीजिए स्टार्टिंग टेम्परेचर इसका है, पहले वाले बॉक्स का टी नोड है हमारे पास, और जो दूसरा बॉक्स है उसका टेम्परेचर है हमारे पास 7/3 नोड। ये स्टार्टिंग कंडीशन है। बाद में टेम्परेचर हो जाता है टी फाइनल, टी एफ हो जाता है। तो जो आपका टी एफ है वो क्या होगा, टी एफ इज ग्रेटर देन टी नोड होगा और लेस देन होगा 7/3 टी नोड। मीन्स जो हीलियम गैस है, हीलियम गैस will lose energy and N2 gas will gain। तो हीलियम जितना लूज करेगी उतना ही नाइट्रोजन यहाँ पे गेन करेगी, बिकॉज बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, और जो बॉक्सेस की हीट कैपेसिटी है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हीलियम ने जितना लूज किया उतना ही नाइट्रोजन ने गेन किया। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर हीट का गेन और लॉस लिखना पड़ेगा, और जो कि हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास ये सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड्स में सिंपल फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी। ये हम किसके लिए लिखते, हीलियम के लिए लिखते, और यही होता mc डेल्टा टी किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए लिखते। बट ये दोनों गैसेस हैं, तो गैसेस में जो स्पेसिफिक हीट है उसको अलग वे में लिखा जाता है। एंड बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो जो वर्क है डेल्टा डब्ल्यू जो कि पी डेल्टा वी होता है ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। और जो फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू जीरो है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा, और डेल्टा यू गैस के लिए क्या होता है, एन टाइम्स सी वी स्पेसिफिक हीट एट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो अब हम ये वाला टर्म फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, बिकॉज हमें ये पता है दैट डेल्टा क्यू फॉर हीलियम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू फॉर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डायटोमिक गैस है,
और हीलियम मोनोटॉमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस के लिए, या फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोटॉमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू होती है 3/2R, बिकॉज उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और यहाँ पे एक ही मोल की बात हो रही है, सो 3/2R। हीलियम का इनिशियल टेम्परेचर 7/3 T नोड था, फाइनल टेम्परेचर TF है, इक्वल टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी एक मोल है, बट इसकी स्पेसिफिक हीट होगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि Cv है, दैट विल बी 5/2R, बिकॉज ये क्या है, डाइएटोमिक है, इनटू TF माइनस T नोट, बिकॉज हीलियम का टेम्परेचर ज़्यादा था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R/2 और ये R/2 कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से, 3 इधर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ये हो जाएगा 7T नोड माइनस 3TF इज इक्वल टू, अंदर 5 मल्टीप्लाई होगा, 5TF माइनस 5T नोड, ये इधर आ जाएगा, उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 12T नोड इज इक्वल टू 8TF, और यहाँ पे TF आ जाता है 12/8T नोड, जो कि हो जाएगा 4/3, नॉट 4, 3/2, सॉरी, 3/2 ऑफ T नोड। कंपेयर करते हैं ऊपर जाके, here it is, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। So a figure shows a system of two concentric sphere of radius r1 and r2 are kept at temperature T1 and T2 respectively. The radial rate of flow of heat in a substance between the two concentric sphere is proportional to. तो हमें यहाँ पे ये गिवन है कि जो रेडियस r1 है, ये वाला पार्ट T1 टेम्परेचर पे है शेल का, और स्फेयर का, सॉरी, और जो रेडियस R2 वाला पार्ट है वो T2 टेम्परेचर पे है। तो जो R1 वाले पार्ट से R2 वाले पार्ट तक जो हीट जाएगी, हमें उस हीट का रेट ऑफ फ्लो हमें यहाँ पे बताना है। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना होता है, ये क्वेश्चंस आप इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। सो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं सो दैट हम सॉल्व कर पाए। सपोज ये हमारा R1 वाला पार्ट है और ये हमारा R2 वाला पार्ट हो जाएगा, मान लीजिए। और ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम बीच में एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, तो हम यहाँ पे भी वो स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए हमने एक वाइट वाला एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया बीच में, डिस्टेंसेस मार्क कर देते हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास R1 गिवन है और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास R2 गिवन है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे ये थिकनेस का एक एलिमेंट लिया था, हाइपोथेटिकल जो हमने एलिमेंट लिया है, इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं R, और जो इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस हम ले लेते हैं dr, और साथ में ये अज्यूम करते हैं, बिकॉज जो हमें मेंशन था कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा इस थिकनेस में। तो टेम्परेचर का डिफरेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे dt। जो हमने जो हाइपोथेटिकल एलिमेंट कंसीडर किया है जो कि r डिस्टेंस पे है, उसकी थिकनेस हमने dr ले ली, और जो उसके दोनों जो अपर मींस इनर और जो आउटर पार्ट है, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, उस टेम्परेचर के डिफरेंस को हमने dt ले लिया। तो अब अगर हम लिखें तो जो dQ/dt होगा वो क्या होता है, थर्मल हीट कैपेसिटी K इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस dt है बाय लेंथ, यानी कि थिकनेस कितनी है इस शेल की, और थिकनेस है हमारे पास dr, और रेडियस है, डिस्टेंस है r। सो एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं dQ/dt, और सॉरी हम टेम्परेचर को डी थीटा लेते हैं बिकॉज t हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सो एरिया हो जाएगा K टाइम्स पाई r² डी थीटा बाय डी आर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है,
हमारे पास डी थीटा वेरिएबल है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, डी आर वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हीट वेरिएबल है और टी टी टाइम भी वेरिएबल है। तो ये सभी के सभी वेरिएबल्स, तो हमारे पास 4 वेरिएबल हो गए जिनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट एक इक्वेशन में आप ओनली 2 इंटीग्रेशन ही कर सकते हो, 2 साइड ही इंटीग्रेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि कौन सी कंडीशन है, कंडीशन ऑफ स्टेडी रेट और स्टेडी फ्लो। अगर स्टेडी फ्लो होता है तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। और इसको आप बोल देते हैं कि ये सपोज हीट करंट है जो कि कांस्टेंट है। सो H इज इक्वल टू के पाई आर स्क्वेयर डी थीटा बाय डी आर। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गए। अब हम आर में इंटीग्रेशन कर सकते हैं और डी थीटा में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन राइट दैट H इंटू डी आर बाय आर स्क्वेयर इज इक्वल टू के इंटू पाई इंटू डी थीटा। और अब हम यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो आर है हमारी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, वो R1 से R2 वेरी कर रही है और टेम्परेचर उसी रिस्पेक्ट में T1 से T2 वेरी कर रहा है। सो ये R1 से R2 वेरी करता है और ये T1 से T2 वेरी करता है। तो इसकी जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको देगा -1/R और लिमिट्स R2 R1 और यहाँ पे सिंपल थीटा ही आएगा, तो के पाई थीटा T2 T1। तो ये हो जाएगा, लिमिट्स पुट करते हैं, -H 1/R2 -1/R1 इंटू के पाई T2 T1। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा H नेगेटिव R1 -R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 इज इक्वल टू के पाई T2 T1। और यहाँ से अगर H की वैल्यू हम निकालने जाएं तो ये माइनस साइन इधर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा R1 R2, सॉरी R2 R1। ये हो जाएगा T2 T1 R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 R1। और हमें यही पूछा गया कि जो हीट है, जो रेट ऑफ फ्लो है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है द रेडियल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आप देखें तो ये हमारा ऑप्शन डी के प्रोपोर्शनल होता है, R1 R2 डिवाइड बाय R2 R1। यहाँ से अगर प्रोपोर्शनलिटी लिखने लगे हम तो ये R1 R2 बाय R2 R1 हो जाएगा। सो ऑप्शन जो डी है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the temperature of the sun were to increase T to 2T, radius R to 2R, then the ratio of radiant energy received on Earth to what it was previously will be। तो हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है और ये कौन सी एनर्जी है जो अर्थ रिसीव करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये निकालते हैं कि जो सन एमिट कर रहा है, अगर सन का टेम्परेचर केस 1 हम लेते हैं, टेम्परेचर T और ये केल्विन की बात हो रही है और रेडियस कितनी है, R है। तो जो सन एनर्जी एमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा T4। ये हो जाएगा एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो एनर्जी पर यूनिट टाइम है यानी कि पावर है वो हो जाएगा सिग्मा T4 इंटू एरिया, और एरिया हो जाएगा रेडियस R के लिए, दैट इज 4 पाई R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ सन। तो ये हो गई पहली एनर्जी जो सन एमिट कर रहा है। अब नाउ जो एनर्जी अर्थ तक रीच कर रही है, जो एनर्जी अर्थ तक रीच कर रही होगी इसमें से पर यूनिट टाइम, वो क्या हो जाएगी, इसको हम ई
एनर्जी अर्थ लिखते हैं पर यूनिट टाइम, वो क्या होगी सिग्मा T4 4 पाई स्क्वायर। ये जो सन ने एमिट की है, अब जो ये एनर्जी सन ने एमिट की है ये कितने हिस्से में डिवाइड होगी, ये डिवाइड होगी ओवर द एरिया। अगर सपोज कीजिए ये सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो ये इस पूरे स्फेयर में डिवाइड होगी एनर्जी, जो कि होगा 4 पाई आर रेडियस, जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है, इसको अगर आप स्मॉल आर ले लें तो ये पूरे इस स्फेयर में डिवाइड होगी 4 पाई आर स्क्वायर से, और मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे जो अर्थ है, अर्थ सन के लिए अगर सन से देखा जाएगा तो एक डिस्क की तरह दिखाई देगी, और उस डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा पहला सिनेरियो। अब आता है केस 2। अब क्या हो गया, जो टेम्परेचर है वो 2T हो गया और रेडियस 2R हो गया, 2T 2R। तो इस सिनेरियो में इसको हमने बोल दिया था E1, अब हम बोलते हैं E2। E2/AT अगेन क्या होगा सिग्मा इंटू, अब टेम्परेचर 2T है सो 2T का 4, और यहाँ से E2/T एनर्जी एमिटेड बाय सन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का 4 होगा 16, और एरिया में अब 2R है तो उसका आप स्क्वायर करोगे तो मिलेगा आपको 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा 16T4 इंटू 4 पाई इंटू 4R स्क्वायर, जो कि देता है टोटल में 64, 16 इंटू 64 सिग्मा T4 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ से, पहले जो एनर्जी पर यूनिट टाइम सन एमिट कर रहा था और जो अब सन जो पर यूनिट टाइम एनर्जी एमिट कर रहा है उसमें 64 का रेशियो है, बिकॉज अर्थ के लिए ये दोनों टर्म यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली। अर्थ और सन का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है और अर्थ की रेडियस भी कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म्स इस बार भी चेंज नहीं होंगी। तो अगर आप E2 बाय टाइम निकालते हैं तो अगेन सेम मिलेगा आपको 64 सिग्मा T4 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अर्थ सन का डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू पाई आर ई स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप रेशियो निकालते हैं EE1/EE2 तो आपको जस्ट मिलेगा इट विल बी 1/64, यानी कि सेकंड केस में जो एनर्जी रिसीव्ड हो रही है वो 64 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम चेक करें ऑप्शन, तो ऑप्शन जो हमारा डी है इट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। The temperature of the two outer surface of a composite slab consisting of two material having coefficient of thermal conductivity K and 2K and thickness X and 4X। तो ये इस वाले मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी K है और इसका 2K है। ये आपको वैसे अलग अलग दिख सकता है, ये एक ही मटेरियल है पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक। थिकनेस 2K, थिकनेस गिवन है, कंडक्टिविटी गिवन है रिस्पेक्टिवली। The rate of heat transfer to the slab in steady state is equal to into F, where F is equal to, तो हमें यहाँ पे F की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, जो कॉमन जो जंक्शन टेम्परेचर है यहाँ पे थीटा, वो थीटा कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद ही हम हीट ट्रांसफर का रेट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, थीटा के लिए हम क्या करते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन लेते हैं। स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर बीच का टेम्परेचर हमने थीटा ज्यूम कर लिया, यहाँ का T1 मेंशन है और यहाँ का T2 होगा, सो K इंटू एरिया T2 माइनस थीटा बाय थिकनेस, पहले वाले के लिए X है, इक्वल टू हो जाएगा दूसरे के लिए K की वैल्यू 2K, एरिया A एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा थीटा माइनस T1 बाय 4X, जो कि थिकनेस 4X मेंशन है। सो K A से K A कैंसिल हो जाता है, X से X कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बचता है T2 माइनस थीटा, और यहाँ पे 2 पे कट करेगा, सो T2 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस T1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 2T2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस T1, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 थीटा
ये इधर आके ऐड 3 थीटा, और ये इधर 2t2 प्लस t1, और थीटा आ जाता है 2t2 प्लस थीटा 1/3। अब हम निकालते हैं dq/dt। सो dq/dt फर्स्ट स्लैब के लिए या सेकंड स्लैब किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट स्लैब के लिए करते हैं अगर हम, तो ये हो जाता है के ए t2 माइनस थीटा बाय एक्स। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, t2 माइनस थीटा को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। t2 माइनस थीटा हो जाएगा t2, ये थीटा की वैल्यू है तो -2t2/3 माइनस t1/3, और ये हो जाएगा t2/3 माइनस t1/3, और इसको लिख सकते हैं हम 1/3 t2 माइनस t1। सो ये वैल्यू बन जाएगी के ए बाय एक्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1/3 t2 माइनस t1। सो अगर आप यहाँ पे मैच करते हैं आंसर इसके साथ, मेंशन कंडीशन के साथ कि हमारा आंसर इस फॉर्म में होना चाहिए, a इंटू के t2 माइनस t1 बाय एक्स इंटू एफ की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वैल्यू है दैट इज 1/3। सो जो एफ की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन डी, इट विल बी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द अर्थ रेडिएट्स द इंफ्रारेड रीजन इन द ऑफ द स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम इज करेक्टली गिवन बाय। तो अर्थ है जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम रिलीज करती है, तो ये बताना है कि वो जो स्पेक्ट्रम है उसको आप कैसे करेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग रेले जीन्स लॉ, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ये उसके बाद स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन और वेन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो पहले हम इंडिविजुअल लॉ को वन वन बाय डिस्कस कर लेते हैं। जो रेले जीन्स लॉ है ये रेडिएशन देता है, रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक बॉडी के लिए। जो प्लैंक्स लॉ है ये रेडिएशन डेंसिटी गिवन देता है ब्लैक बॉडी के लिए। रेले जीन्स और प्लैंक्स लॉ में ये डिफरेंस है कि रेले जीन्स तो रेडिएशन फॉर ब्लैक बॉडी देगा, रेडिएशन का स्पेक्ट्रम देगा। प्लैंक्स लॉ रेडिएशन डेंसिटी का स्पेक्ट्रम देगा। और जो स्टीफन्स लॉ है ये क्या देता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम देता है किसी बॉडी द्वारा जो एमिट होती है। और जो वेन्स लॉ है ये हमें वेवलेंथ और टेम्परेचर का रिलेशन देता है। और यही होता है जो इंफ्रारेड रीजन का स्पेक्ट्रम है, कि कैसे कौन सी वेवलेंथ है उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू कम या ज़्यादा होती है वेवलेंथ की, बिकॉज जो लैम्डा टी है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जो इसका आंसर है कि आप स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आंसर इज ऑप्शन डी। जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसकी हेल्प से आप स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि कितने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कौन सी आपको वेवलेंथ है जो हाईएस्ट पीक देगी। आगे बढ़ते हैं। हीट गिवन टू ए बॉडी विच रेजेस इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें ये बताना है कि उसमें आप उसको क्या बोलेंगे, वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे, थर्मल कैपेसिटी बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, या टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे। तो ना तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होने वाला बिकॉज यहाँ पे हीट की बात हो रही है, ना ही वाटर इक्विवेलेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ओनली दो ऑप्शन बचते हैं, थर्मल कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट की। इसमें से आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि थर्मल कैपेसिटी बोला जाएगा या स्पेसिफिक हीट बोला जाएगा। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है हीट गिवन पर यूनिट मास पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मास का भी कंपोनेंट होता है। अगर आप सिर्फ नॉर्मली हीट दे रहे हो और वो पर डिग्री टेम्परेचर दी जा रही है तो उसको थर्मल कैपेसिटी बोला जाता है, जो कि ऑप्शन बी होगा। अगर यहाँ पे ऐसे बोला जाता है हीट गिवन टू बॉडी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 kg और 1 ग्राम, तो वो फिर बन जाता है आपका ऐसे स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे ये स्मॉल सा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन इज डायरेक्टेड बाय, तो इसका डायरेक्ट आंसर है दैट इज पायरोमीटर। पायरोमीटर होते हैं जिनका काम ही इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर करना होता है। जो जो बाकी के दो ऑप्शन है, एक है स्पेक्ट्रोमीटर, इससे रेडिएशन को आप देख सकते हो।
मीन्स डिटेक्ट इससे भी कर सकते हो, बट ये कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फोटोमीटर भी नहीं, नैनोमीटर तो लेंथ की स्केल है, जो फोटोमीटर है वो तो एक टाइप का फोटोवोल्टिक सेल है, तो इसका आंसर ओनली पायरोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर क्लोज टू ब्लैक बॉडी, तो ये बताना है कि ब्लैक बॉडी के पास सबसे कौन सा होगा। तो ब्लैक बोर्ड पॉइंट, ग्रीन लीव्स, रेड रोज एंड ब्लैक होल्स, तो जो ऑप्शन दोनों हैं ये वाले ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड पेंट, और जो कि ब्लैक होता है नॉर्मली, और जो ब्लैक होल है वो भी ब्लैक ही होता है। सो जो ऑप्शन ए एंड सी है बोथ विल एक्ट एज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। एक्चुअली ब्लैक जो ब्लैक होल है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी ही होता है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the mass energy equivalence is taken into account when water is cooled to form ice, the mass of water should, तो जब आप उसको कूल करोगे, कूल करके आइस फॉर्म करोगे, तो हम क्या करते हैं उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एनर्जी को बाहर निकालते हैं। और अगर एनर्जी बाहर निकलेगी तो रिलेशन होता है दैट ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अगर एनर्जी डिक्रीज हुई तो मास भी डिक्रीज होना चाहिए। सो ऑप्शन सी की जो मास है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two sphere of same material having radii 1 and 4 meter and temperature 4000 Kelvin and 2000 Kelvin respectively, the ratio of energy radiated per second by the first sphere and that of second sphere। तो यहाँ पे बताना है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड। तो जो स्टीफन्स कांस्टेंट होता है दैट इज ई इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा टी फोर। यहाँ पे एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड बताना है, यानी कि पावर बताना है, यानी ई बाई टी बताना है। सो ई बाई टी हो जाएगा इक्वल टू पावर हो जाएगा सिग्मा टी फोर इंटू एरिया, और इसको हम बोल देते हैं पी। सो पी वन बाई पी टू का हमें रेशियो बताना है। पी वन बाई पी टू हो जाएगा हमारे पास सिग्मा टी वन फोर इंटू ए वन डिवाइड बाई सिग्मा टी टू फोर इंटू ए टू। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। टी वन है हमारे पास 4000 और टी टू है 2000। सो 4000 बाई 2000 रेज टू पावर 4, और एरिया होगा पाई। आर वन है हमारे पास 1 मीटर, सो 1 का स्क्वायर, और आर टू है पाई 4 का स्क्वायर। सो यहाँ से बचता है 2 रेज टू पावर 4 होगा 16, और यहाँ से पाई कैंसिल होगा, ये 1/16। तो आंसर आ जाएगा 1:1, जो कि होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A metallic sphere cools from 50 degree to 40 degree Celsius in 300 seconds. If the atmospheric temperature is 20 degrees Celsius, then the sphere's temperature after next 5 minutes will be close to। तो बताना है कि 50 से 40 डिग्री ये 300 सेकंड में कूल हो जाता है, और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो नेक्स्ट 5 मिनट में कितना टेम्परेचर होगा। तो जो न्यूटन्स लॉ कूलिंग है उसका हम एक अप्रोक्सीमेटेड वर्जन लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। आपको हमेशा वही यूज करना है दैट थीटा वन माइनस थीटा टू डिवाइडेड बाय टाइम। ये है स्टार्टिंग टेम्परेचर और ये है फाइनल टेम्परेचर, इज इक्वल टू होता है के। ये एक स्पेसिफिक हर बॉडी के लिए एक कांस्टेंट होगा, और दैट्स वाई इस टाइप के क्वेश्चन में आप जो आपकी बॉडी है उसको चेंज नहीं करते। इक्वल टू थीटा वन थीटा टू डिवाइड बाई 2 माइनस थीटा नोड। यहाँ पे थीटा नोड एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, थीटा वन इनिशियल टेम्परेचर है, थीटा टू फाइनल टेम्परेचर है। तो पहले कंडीशन में हमारे पास जो थीटा वन है 50 है, थीटा टू 40 है। 50 माइनस 40 10/300, 10/300 इज इक्वल टू के। 50 प्लस 40 90/2, that will be 45 minus theta node is 20। सो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं k की वैल्यू। सो इट विल बी 1/30 इज इक्वल टू k इंटू 25। सो k की वैल्यू आ जाती है 25, इधर जाके सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/750 ना। अब ये बताना है कि नेक्स्ट 5 मिनट में वो कितना और उसका टेम्परेचर डाउन चला जाएगा।
तो इनिशियल टेम्परेचर था उसका 50, उसके बाद 40 हो गया था। अब 40 के बाद हमें 5 मिनट पे जाना है, तो अब थीटा 1 की वैल्यू 40 हो जाएगी और जो थीटा 2 है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो 40 माइनस थीटा हम कैलकुलेट कर रहे होंगे नेक्स्ट 5 मिनट्स अगेन, यानी कि 300 सेकेंड्स इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 750, और यहाँ पे आएगा 40 माइनस, सॉरी 40 प्लस थीटा बाय 2 माइनस 20, और यहाँ पे हम के ही यूज़ कर लेते हैं बिकॉज ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएंगे अगर हम इसको 750 रखते हैं। और अब हम क्या करते हैं, सीधा इससे डिवाइड कर देंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे सो दैट के कैंसिल हो जाए और हमें के की कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। तो ये आ जाएगा 300 से 300 डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10/40 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 25 बचता है और यहाँ पे हमारे पास बचता है 20 प्लस थीटा बाय 2 माइनस 20, ये 20 से 20 कैंसिल होगा, सो 25 इंटू, इसको हम कैंसिल कर देते हैं 5 पे और इसको हम कर देते हैं 2 पे, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 40 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा बाई 2, दैट विल बी अगेन थीटा, सो 200 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा, 200 इज इक्वल टू 6 थीटा और थीटा इज इक्वल टू 200/6 100/3, जो कि होगा 33 अप्रोक्सीमेटली 33.3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5 मिनट के बाद और 5 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर 33 के आसपास होगा, जो कि ऑप्शन बी से मैच करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो two identical beakers A and B contain equal volumes of two different liquid at 60 डिग्री सेल्सियस each, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री है, लेफ्ट टू कूल डाउन, छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। लिक्विड ए हैज अ डेंसिटी गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है 2000 जूल, व्हेन लिक्विड हैज डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, बी की भी हमें डेंसिटी स्पेसिफिक हीट पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ हमें बताना है। ओके, सो अज्यूम कर लीजिए हमारे पास दो कंटेनर हैं, इसके अंदर लिक्विड ए है, इसके अंदर हमारे पास लिक्विड बी है। अब दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे, एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे, ये भी आउटवर्ड एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा और ये भी एनर्जी आउटवर्ड रेडिएट कर रहा होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज कर सकते थे, बट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया वो एक अप्रोक्सीमेशन है, तो हम उसको एग्जैक्टली यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो ए और बी हैं दोनों एक एनर्जी के सोर्स की तरह एक्ट करेंगे जो एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, तो एक तो यहाँ पे हीट का लॉस होगा और दूसरा एनर्जी का एमिशन होगा, मींस एनर्जी के एमिशंस की वजह से क्या होगा, एनर्जी इज एमिटेड in form of radiation, hence heat is lost, तो हीट का लॉस होगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी एमिट कर रहा है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमारे पास किसके इक्वल होती है, सिग्मा इंटू T4 के इक्वल होती है, वेयर टी इज अ टेम्परेचर। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम इक्वल हो जाएगा सिग्मा T4 इंटू एरिया। आल्सो यहाँ पे एक और जो चीज होती है जिसको एमिसिविटी बोला जाता है, पर हम दोनों की एमिसिविटी इक्वल ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है दैट एमिसिविटी ऑफ बोथ बीकर्स आर इक्वल, तो हमने दोनों की एमिसिविटी को इक्वल मान लिया, इसलिए हमने वहाँ पे कंसीडर नहीं किया, वरना यहाँ पे आपको ऐसे एमिसिविटी भी नोट डाउन करना होता। अब जो हीट का लॉस होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और जो हीट के लॉस का रेट होगा, अगर हम ये बनाए यहाँ से रेट ऑफ लॉस हीट, इट विल बी एम सी डेल्टा टी बाय स्मॉल टी, कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए और स्मॉल टी टाइम के लिए। ये है हीट के लॉस का रेट,
और ये है एनर्जी के एमिशन का रेट, और ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। सो यहां से हम लिख सकते हैं दैट mc, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं dt बाय स्मॉल t इज इक्वल टू ई सिग्मा T4a। और यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या आ जाता है, ई सिग्मा T4a बाय एम सी, वेयर इज एमिसिविटी दोनों की इक्वल है, सिग्मा हमारे पास स्टीफन्स कांस्टेंट है, दोनों के लिए इक्वल होता है, ए इज एरिया अगेन दोनों के लिए इक्वल होगा, टी टेम्परेचर दोनों के लिए इक्वल होगा, एम इज मास एंड सी इज स्पेसिफिक हीट। नाउ मास क्या हो जाएगा, मास को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज मास को मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या गिवन है स्पेसिफिक हीट गिवन है दैट इज सी, और हमें डेंसिटी गिवन है। तो जो डेंसिटी है, जो मास है, मास को हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखेंगे, ई सिग्मा T4a, इसको हमने लिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ये है स्पेसिफिक हीट। और हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों बीकर के अंदर सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। सो जो dt बाय dt है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रो सी, वेयर इज रो इज डेंसिटी, सी इज द स्पेसिफिक हीट। तो अगर हम दोनों के लिए रेशियो निकालें यहाँ पे, बिकॉज हमें जस्ट यही बताना है कि कौन सा पहले कौन सा जल्दी ठंडा होगा, ये किसका ग्राफ जल्दी नीचे की तरफ जाएगा, ए का या बी का। सो dt, ये ए के लिए अगर हम इसको बी से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आएगा रो बी सी बी बाय रो ए सी ए। और यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, इनिशियल टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, पहले वाले के लिए वैल्यूज हैं 8 इंटू 10⁻² इंटू 2000, और दूसरे के लिए है 10⁻³ इंटू 4000। सो बी पहले आएगा 10 3 4000, 10 3 इंटू 4000, दूसरे के लिए यहाँ पे 2000 है, और यहाँ पे है 8 इंटू 10⁻², आई थिंक, यस 8। सो ये 2 पे कट कर देगा, ये यहाँ पे 10 देगा, और ये इसको 4 पे कट करेगा, और ये 5 बाय, हमारे पास कितना आता है 10/4, जो कि 5/2 होगा, और इक्वल टू 2.5 होगा, जो कि ग्रेटर देन 1 है। यानी कि जो ए का रेट है कूल होने का, वो बी के रेट से ज़्यादा होगा, और अगर ए का रेट ज़्यादा है तो ए विल कूल फास्टर, ए विल कूल फास्टर, यानी कि ए का ग्राफ जल्दी नीचे की तरफ जाना चाहिए। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो ऑप्शन है हमारे पास ये वाला, जो ऑप्शन बी है, यहाँ पे ए का ग्राफ जल्दी नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। So a body takes 10 minutes to cool from 60 degree to 50 degree. The temperature of the surrounding is constant 25 degree. Then the temperature of the body after next 10 minutes will be approximately. तो अगेन ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला होता है दैट θ1 माइनस θ2 बाई टी इज इक्वल टू k टाइम्स θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस θ0, इनिशियल, फाइनल, और ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो पहले बात करें तो 60 माइनस 50 है, बाय 10 मिनट्स है, यानी कि 600 सेकेंड्स इज इक्वल टू के, 60 प्लस 50 1110 डिवाइड बाई 2 55 माइनस θ0 है 25। उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट में कूल करना है, तो 60 से 50 पे तो आ चुका है, सपोज कीजिए नेक्स्ट 10 मिनट के बाद टेम्परेचर थीटा हो जाता है, सो 50 माइनस थीटा बाई अगेन 10 मिनट है तो 600 के, ये हो जाएगा 50 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 25। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सो दैट हमें के की कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। तो ये बचेगा 10 डिवाइड 50 माइनस थीटा इज इक्वल टू 55 माइनस 25 होता है
30, ये देगा आपको 25 प्लस थीटा बाय 2 माइनस 25, सो ओनली थीटा बाय 2 बचता है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 150 माइनस 3 थीटा, इधर आके ऐड होगा थीटा बाय 2 प्लस 3 थीटा, तो ये देगा 7 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 150, और यहाँ से थीटा आ जाता है 300 बाय 7, सो 4 टू अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। और अगर हम देखें यहाँ पे कंपेयर करके, सो हियर इट इज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। 40 डिग्री टू 60 to 50 in first 10 minutes and to 42 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर बताना है, तो अगेन सेम करते हैं, 60 माइनस 50 बाय 10 मिनट्स है तो 600 इक्वल टू के टाइम्स दोनों का सम बाय 2 यानी कि 55, सराउंडिंग को मान लेते हैं थीटा, और फिर अगेन 10 मिनट में 42 हो जाता है, तो 50 माइनस 42 बाय 600 इक्वल्स टू के टाइम्स, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये देता है 92, 92 बाय 4, 92 बाय 2 होता है 46 माइनस थीटा, डिवाइड कर देते हैं दोनों को इक्वेशंस को, तो वहाँ ऊपर से आएगा 10, यहाँ से बचता है 8 इज इक्वल टू 55 माइनस थीटा बाय 46 माइनस थीटा। सोल्व करते हैं तो ये देगा 460 माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू 55 इंटू 8 440, प्लस 440 माइनस 8 थीटा, सो ये इधर आके माइनस हो जाएगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये देगा 20 और वो देता है उधर से 2 थीटा, तो थीटा आ जाता है हमारे पास 10 डिग्री। सो ऑप्शन जो बी है इट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए हॉट बॉडी ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग down to its peak value, down from its peak value of 80 degrees Celsius to ambient temperature of 30 degrees Celsius. It takes 5 minutes in cooling down from 80 to 40. How much time does it take from 62 to 32 डिग्री? सो ये बोला गया है कि जो बॉडी है वो 80 टू 30 के बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को ओबे करती है, 5 मिनट लेती है 80 डिग्री टू 40 डिग्री तक जाने में, तो ये बताना है कि 62 डिग्री टू 32 डिग्री जाने में कितना टाइम यहाँ पे लेगी। सो और अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो गिवन ln2 इज इक्वल टू और ln5 की हमें ये वैल्यूज गिवन है, मीन्स यहाँ पे हमें जो न्यूटन्स लॉ का अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है वो यूज नहीं करना, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया वो हमें यहाँ पे यूज नहीं करना, जो हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो यूज करना है, दैट इज कांस्टेंट टाइम्स k टाइम्स t, where t is time, is equal to ln theta node theta 1 minus theta node by theta 2 minus theta node, where theta node is the environmental temperature, और जो हमारे पास यहाँ पे सॉरी थीटा 2 ऊपर होता है और थीटा 1 नीचे होता है, और थीटा 2 है हमारा फाइनल टेम्परेचर और थीटा 1 है हमारा इनिशियल टेम्परेचर। सो पहले वाले कंडीशन में टाइम 5 मिनट्स है तो k एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट रहता है, सो k इंटू जो 5 मिनट्स है हमारे पास, और आंसर मिनट्स में है तो हम मिनट्स में ही रखते हैं, k इंटू 5 ln थीटा 2 है फाइनल टेम्परेचर दैट इज 40 डिग्री, और जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है एम्बिएंट टेम्परेचर इक्वल है 30 डिग्री, सो डिवाइड बाय 80 माइनस 30। दूसरी कंडीशन के लिए टाइम निकालना है तो हम उसको t अज्यूम कर लेते हैं, सो के टी इज इक्वल टू ln फाइनल टेम्परेचर 32 है, 32 माइनस 30 डिवाइड बाय 62 माइनस 30, दोनों को डिवाइड कर देते हैं,
दिस बाय दिस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 5/t इक्वल टू, ये आएगा ln 10/50 यानी कि 1/5, और यहाँ से आएगा ln 2 दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 32 यानी कि 1/16, सो ln 1/16। नाउ अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे ln 1 माइनस ln 5, इसको लिख सकते हो ln 1 माइनस ln 16 है, 16 को लिखा जा सकता है 2⁴, और ln 1 0 होता है तो हमारे पास बचता है माइनस ln 5, और माइनस ln के केस में पावर आगे आ जाती है, सो 4ln 2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है। तो आगे बढ़े, सो 5/t आएगा, ln 5 की वैल्यू गिवन है 1.609, 4 एज इट इज, और ln 2 की वैल्यू है 0.693, तो यहाँ से जो t है टाइम की वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 4 इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय 1.609। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली है इसको 3 पे कैंसिल करेगा, बिकॉज हम अप्रोक्स कर रहे हैं यहाँ पे, और 5 इंटू 4 20/3, एंड जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, नोट 3, यस 3 नहीं होता, बिकॉज जब आप इसको आपको एक्यूरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हैं तो जो आंसर है वो हमारा 8.6 मिनट्स आता है, बिकॉज अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली 3 दे रहा है, बिकॉज 18 के आसपास 3 होगा, और 20/3 जो होगा वो आपको 6 के आसपास आंसर दे देगा, जो कि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, एग्जैक्ट आंसर है इसका 8.6 मिनट्स। सो इसमें हमें प्रॉपर कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So a piece of metal is heated at temperature T and then allowed to cool at in a room temperature. Room का temperature theta node है. The graph between temperature and the metal and the time T will be close to. तो हमें ग्राफ बताना है यहाँ पे। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसमें जो माइनस डी थीटा बाय थीटा, आप बोल सकते हो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर पर पोस्ट इक्वल टू होता है के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नोड, और यहाँ से आप डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू लिख सकते हो माइनस के थीटा माइनस थीटा नोड। और अगर हम यहाँ से अब रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहें टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो इट विल बी डी थीटा बाय थीटा माइनस थीटा नोड इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड से, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ln थीटा माइनस थीटा नोड इज इक्वल टू माइनस के टी। मीन्स अगर हमें स्ट्रेट ग्राफ बनाना होता तो हम क्या क्या प्लॉट करते, ln और टाइम को प्लॉट करते तो हमें स्ट्रेट ग्राफ मिलता। मीन्स जो ऑप्शन हमारा ये है ए, ये नहीं हो सकता राइट, बिकॉज यहाँ पे आपने टेम्परेचर वर्सेस टाइम को प्लॉट किया है जो कि स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। सिमिलरली जो ऑप्शन बी है ये भी राइट नहीं हो सकता, यहाँ पे भी स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो जो सी है इसमें टेम्परेचर इनिशियली फास्ट फॉल करता है और बाद में धीरे धीरे फॉल करता है, और दैट इज ऑप्शन जो डी है इसमें इनिशियली टेम्परेचर स्लोली फॉल कर रहा है और बाद में रैपिड फॉल कर रहा है और उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है, जो कि नहीं होता। जो टेम्परेचर है वो इनिशियली स्टार्टिंग में फास्ट फॉल करता है और बाद में स्लोली स्लोली फॉल करता है, बिकॉज जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कम हो जाता है एम्बिएंट टेम्परेचर का। सो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे इट विल बी द राइट आंसर। और अगर स्ट्रेट ग्राफ चाहिए हमें तो हमें ln ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस वर्सेस टाइम को प्लॉट करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, सो अगेन ये जस्ट सेम क्वेश्चन है, मींस जो हमने जस्ट अभी सॉल्व किया, कि अगर स्ट्रेट ग्राफ चाहिए हमें ln टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम हमें प्लॉट करना होगा।
तो अगर यहाँ पे देखें आप ऑप्शन जो ए है, यहाँ पे एल टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम को प्लॉट किया गया और स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस चैप्टर आल्सो. जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसमें रेट ऑफ कूलिंग को प्रोपोर्शनल बोला गया डेल्टा थीटा की पावर एन के, वेयर थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस. तो ये बताना है कि एन किसके इक्वल होगा. तो अगेन हमें ये पता है दैट डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स टी. सो यहाँ पे जो पावर होती है वो यहाँ पे पावर ओनली वन होती है. सो ऑप्शन यहाँ पे होगा, एक्चुअल जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, पावर वन. सॉरी, हमने यहाँ पे एक ये मिस्टेक कर दी, ये के टी नहीं आएगा, के इंटू थीटा माइनस थीटा नोड आएगा. और जब आप इसको सोल्व करते हो तो हमारे पास आता है एल एन थीटा माइनस थीटा नोड इज इक्वल टू माइनस के टी. ये हमारे पास रिलेशन आता है. तो यहाँ पे भी जो पावर है थीटा की वो ऑलवेज वन ही रहती है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो विद दिस ये हमारी वीडियो फिनिश होती है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है. होपफुली जो हमने इस वीडियो में कवर किया अराउंड 20 क्वेश्चंस, वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहे होंगे और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने वाले रहे होंगे. अगेन अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर दोज ऑल. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस फाइनेंशियली देन आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें कोई भी डोनेशन दे सकते हैं, किसी भी अमाउंट की. इससे इन फ्यूचर हमें बेटर वीडियोस प्रोड्यूस करने में, बेटर क्वालिटी कंटेंट लेके आने में मदद मिलती है. सो टिल देन अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट.